हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड से पाठ 6 स्पीति में बारिश पाठ के सारांश को समझेंगे। इसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं और इनका जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन कार्य। इन्हें प्राप्त होने वाला सम्मान लोहिया सम्मान और इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वर्णन है। स्पीति हिमाचल के मध्य में बीचों बीच स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक रचना विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थानों से अलग है। और लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ की ऋतुएं, फसलें, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है अपने इस लेख के अंतर्गत, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित लगता है, जुड़ा हुआ लगता है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, जहाँ जाना थोड़ा सा कठिन लगे, ऐसा दुर्गम जहाँ गमन करना आसान ना हो, तो ऐसे दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाइयों भरे जीवन का वर्णन लेखक ने किया है। कुछ युवा पर्यटकों का वहां पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग हो सकता है। देखिए, कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखित यह स्पीति में बारिश यात्रा वर्णन है। इसमें स्पीति घाटी की परिस्थितियों का मनोहारी चित्रण है। स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक लाहुल जिला है, वहाँ की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे की तथा कठिन रास्ते हैं, है ना, कठिन रास्तों से होकर जाना होता है, इसलिए इसका इतिहास भी बहुत ही कम है, क्योंकि लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। यह प्रदेश संचार के साधनों से भी कटा हुआ है, यहाँ आने जाने के साधन भी बहुत कम है। यहाँ का राजा आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग के राजा को अपने आप से जोड़ता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है ना, यहाँ पर राजाओं का शासन रहा है। जब साम्राज्य टूटे तो यह भी स्वतंत्र हो गई। यह कभी लद्दाख, तो कभी कश्मीर, तो कभी बुशहर, कभी कुल्लू मंडल में रही, है ना। अलग अलग एरिया में जिसका राजा रहा उस क्षेत्र में वो चली गई। कभी ब्रिटिश राज में रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता, है ना, जो भी संदेश देने आता, तो आते जाते बसंत बीत जाता, माने 3-4 महीना लग जाता। कोई मैसेज यहाँ तक पहुँचना होता है या यहाँ से बाहर जाना होता, जिसका साम्राज्य में ये स्पीति आती, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते संदेश एक बसंत बीत जाता, माने 3-4 महीने बीत जाते। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी के बचने के लिए आंख बंद करके चंगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते। यही उनकी सुरक्षा की शैली थी, है ना। अपने को बचाव के लिए वो एक दूसरे को पकड़कर बैठते या तना पकड़ लेते। स्पीति की जनसंख्या कितनी थी, तो 1971 की जनगणना जब की गई तो स्पीति की जनसंख्या 7,196 हुई और क्षेत्रफल 2,155, माने इसका जो भूमि है वो क्षेत्रफल के लिहाज से 2,155 है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1 मील में केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, अगर अपन माने तो स्पीति का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला, है ना। गुलाब सिंह को अपने अधीन कर लिया अंग्रेजों ने, तो ये राज्य अंग्रेजों के हाथ में, माने स्पीति चली गई। इसका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजों के राज्य में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर होती थी।
जिसका काम मालगुजारी, वहाँ से टैक्स इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमे जो भी मुकदमे हों उनको निपटाना, है ना, उनका फैसला करना था। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ मनी पहुँचना बहुत मुश्किल है। दुर्गम ऊंचाइयाँ किस प्रकार की हैं? तो स्पीति के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं जिसकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत से, लाहुल, किन्नौर और लद्दाख से अलग करते हैं, यानी इन पहाड़ियों के कारण ये इन क्षेत्रों से अलग होती है। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 वर्ग फुट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज से जाकर मिलती है। इसके साथ कोई पारा या पिन नदियों की घाटी भी है ना। कौन सी दो नदियाँ इसके साथ? पारा और पिन नदियों की घाटियाँ भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है, यहीं लोग रहते हैं, वहाँ नहीं रहते। यहाँ के लोग भीषण बहुत अधिक ठंड पड़ती है, उसके कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से अलग रहते हैं, क्योंकि बर्फ भी पड़ी रहती, रास्ते बंद रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है। फसल भी एक ही बार होती है, इसलिए समझ नहीं आता कि लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि का मोह का कारण है यहाँ रहना, या मजबूरी के कारण या बिना ही कारण यहाँ लोग रहते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ऊंचे होते हैं, ढके हुए नहीं हैं, भव्य हैं। यहाँ हिम का माने बर्फ है। यहाँ पर ठिठुरन है, गलन है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र है। लाहुल स्पीति की घाटियां रोहतांग जोत के पार हैं। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरी हुई हैं उनकी ऊंचाइयां 16,221 वर्ग फुट और 16,500 वर्ग फीट हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों की माने तो इनका नाम बौद्धों के नाम या मंत्रों के नाम पर पड़ा है। इस प्रदेश में इस मंत्र के कारण यहाँ पर जाप भी बहुत अधिक होता है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। इंपीरियल गजट के अनुसार माने तो फिर यहाँ की श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। कुछ जो छोटी चोटियाँ हैं वो 17,000 फीट से भी अधिक है। इसके कई गांवों में 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर कई गांव बसे हुए हैं। यह मध्य हिमाचल है, इसी में स्पीति स्थित है। इसके पार ब्रह्मा हिमालय है, जिसके एक चोटी की ऊंचाई जो अगर माने तो 23,064 फीट ऊंची है और कई चोटियां तो 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करता है ना, उन्हें कहता है कि वो इस घाटियों में आए और जरूर देखें, क्योंकि युवा पीढ़ी वहां तक पहुंच सकती है। यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों में होड़ लगाना ठीक नहीं है ना, उन ऊंचाइयों को नापना, उसके लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना ठीक नहीं है। फिर भी नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए एक अच्छा शौक हो सकता है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के कारण उदास सी दिखती है, वो लोग ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। यदि यहाँ युवक युवतियाँ आए तो इसका जो वातावरण है वो कुछ अलग ही हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ क्या हो, ऊर्जा हो जाएगी, आनंद होगा। स्पीति में 2 ऋतुएं होती हैं। लाहौल में भी 2 ऋतुएं होती हैं, बसंत और शीत। बसंत ऋतु जून से लेकर सितंबर तक चलती है, थोड़े समय की होती है। तब यहाँ का तापमान 15 सेंटीग्रेड हो जाता है। जनवरी में इसका तापमान 8 अंश और बसंत में दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर बसंत में फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। शीत में यहाँ की नदी नाले भी जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं और खुले अंगों में शूल कांटों की भांति चुभती हैं, चुभन वाली हवाएं होती हैं।
वर्षा का यहाँ ऐसा प्रभाव होता है कि मानसून नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ वर्षा की नहीं हो, कम से कम होती है। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाठ का वर्णन किया है वो कभी यहाँ नहीं होता। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और मादक वर्णन किया है, परंतु स्पीति के निवासी इसके वर्षा के सौंदर्य को नहीं समझ पाते। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं, वियोगनी स्त्रियां रोती कलपती हैं। कारण यह है कि यहाँ कभी भी बारिश नहीं होती है ना, कभी कभार बूंदाबांदी होती है, कभी कभार, है ना, बहुत कम बारिश होती है। धरती सूखी रहती है, ठंडी है, बंध्या है, मतलब कि यहाँ पर उपज नहीं होती, बहुत कम ही स्थानों में फसल होती है, बहुत मेहनत के बाद। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है। यहाँ जौ, गेहूं, मटर, सरसों, यही फसलें होती हैं। पहाड़ों में बहने वाले झरनों से सिंचाई की जाती है। स्पीति नदी का जल किसी काम नहीं आता, जो नदी है यहाँ की उसका जल किसी काम नहीं आता। हाँ, यहाँ बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई जा सकती है। यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण न फल होते हैं न पेड़ होते हैं, इसलिए स्पीति नंगी और वीरान है ना। क्यों यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। बहुत होगा, पहाड़ होगा या ऐसे पर्वत होंगे जिस पर कुछ नहीं लगा है ना, कोई हरियाली नहीं छाई हुई है। और वर्षा का सुखद अनुभव लेखक को एक सुखद घटना की याद आती है। वह काजा की डाक बंगले में सोया था, आधी रात थी, लगा कि कोई खिड़की से खड़खड़ा रहा। उसने उठकर खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका आया, मुंह और हाथ को छीलने लगा, इतना ठंडक थी उसमें। लेखक ने दरवाजा बंद किया, पता चला कि बारिश हो रही है, बर्फीली बारिश, जैसे नगाड़ों पर थाप पड़ रही हो, है ना, कैसे ओले टाइप गिरने की, ओले गिरना या बर्फ पड़ना, है ना। तो वो जो बारिश हो रही थी उसके साथ बर्फ गिर रही थी। तो महाशंख की ध्वनि हो रही हो वातावरण में। सुबह लोगों ने कहा यात्रा शुभ होगी, क्योंकि स्पीति में बहुत दिन के बाद बारिश हुई है।